ओके। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी गणित कक्षा 12 का रैखिक प्रोग्रामन का भाग 2। तो भाग हमें एक इसका पढ़ चुके हैं, जहाँ पर हमने एक उदाहरण के तहत इसे रैखिक प्रोग्रामन को समझा था। तो चलिए अब इस भाग 2 को शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ेंगे समस्या का गणितीय सूत्रकरण। तो जो भी हमने पिछले भाग एक में समस्या ली थी, जिसमें जो कि हम अभी देखने वाले हैं, हम उसका गणितीय सूत्रीकरण पढ़ेंगे, जिसमें हम उसे गणित में कैसे लिखते हैं तथा गणित में रैखिक प्रोग्रामन का कैसे प्रयोग करते हैं, ये सब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये था हमारा उदाहरण। इसे हमें दोबारा अच्छे से देखना है, क्योंकि उसका अभी भाग शायद तीन या चार भाग तक इसका प्रयोग होने वाला है। तो चलिए इस उदाहरण को देखते हैं। तो एक फर्नीचर व्यापारी दो वस्तुओं जैसे मेज और कुर्सियों का व्यवसाय करता है। तो एक यहाँ पे एक फर्नीचर व्यापारी के बारे में बताया गया है, जो मेज और कुर्सियों का व्यवसाय करता है। तो निवेश के लिए उसके पास रुपये 50,000 और रखने के लिए केवल 60 वस्तु के लिए स्थान है। तो निवेश क्या होता है? मतलब कि वो अपने व्यापार है, व्यापार के लिए कुछ पैसे चाहिए पड़ेंगे। तो वह उस व्यापार में कितने पैसे लगा सकता है? वो उसके पास केवल 50,000 है, और वह केवल 60 वस्तुओं के रख सकता है। मतलब वह कितनी मेज, जैसे वह मेजों कुर्सियों का व्यापारी है, तो वह उन्हीं का व्यवसाय कर सकता है। तो वह 60 वस्तुओं से ज्यादा नहीं रख सकता। तो आगे देखते हैं। एक मेज पर रुपये 2500 और एक कुर्सी पर रुपये 500 की लागत आती है। तो अगर वह एक मेज खरीदता है तो वह उसे 2500 की पड़ती है। वो और अगर एक कुर्सी खरीदता है वह उसको 500 की पड़ती है। तो मेज का प्राइस यहाँ पे 2500 दिया गया है और कुर्सी की लागत 500 दी गई है। तो वह अनुमान लगाता है कि एक मेज बेचकर वह रुपये 250 और एक कुर्सी बेचकर वह रुपये 75 का लाभ कमा सकता है। तो उसने एक मेज खरीदी 2500 की, और अगर वह उसे बेचता है तो 250 का लाभ होगा, मतलब वो बेचेगा 2750 रुपए में। और एक कुर्सी है वो, जो कि उसने 250 खरीदी और बस पर 75 का लाभ कमा रहा है, तो वह बेचेगा उसे 325 रुपए में। आप इसे जोड़कर देख लीजिए। तो मान लीजिए कि वह सभी वस्तुओं को बेच सकता है। उसने जो भी वस्तुएं खरीदी वह उन्हें बेच सकता है। तो जिन्हें की वह खरीदता है, ओके। तब वह जानना चाहता है कि कितनी मेजों एवं कुर्सियों को खरीदना चाहिए ताकि उपलब्ध निवेश राशि व उसका सकल लाभ अधिकतम हो। तो वह कितनी भी कुर्सियां खरीदे, लेकिन वह एक व्यापारी है, तो वह एक अपना लाभ अधिकतम करना चाहता है। तो वह जानना चाहता है कि कितनी मेज या फिर कितनी कुर्सी खरीदना चाहिए, जो कि केवल 60 वस्तुओं के अंदर होनी चाहिए, जिससे उसका सकल लाभ अधिकतम हो। तो चलिए आगे देखते हैं। तो मान लीजिए कि मेजों की संख्या x, यहाँ पे हमने मेजों की संख्या को x ले लिया है और कुर्सियों की संख्या को y ले लिया है। जिससे अब गणित में आपको पता ही होगा, किसी भी चीज को अपन संबोधित करने के लिए उसे कोई भी वर्ड दे देते हैं। यहाँ पे उनको मेजों को x दिया गया है, कुर्सियों को y दिया गया है, जिन्हें फर्नीचर व्यापारी खरीदता है। ठीक है। स्पष्ट स्पष्ट x और y स्थिरता है, मतलब x और y यहाँ पे अपने वेरिएबल हैं, जहाँ पर एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, वाई 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये बहुत ही सरल है। जैसे कि मेज मेज अब आप 0 से कम थोड़ी खरीद सकोगे। 0 से कम खरीद रहे हो मतलब बेच रहे हो। तो वह उसने खरीदे हैं तो वह 0 से बड़ी होनी चाहिए, और यह है आपका व्यवधान है, क्योंकि मेज और कुर्सियों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो ये अपने को आगे काम आएगा। इन दोनों को ध्यान रखना कि एक्स और वाई 0 से बड़े हो सकते हैं, वो 0 के बराबर भी हो सकते हैं। हो सकता है उसने केवल केवल मेज खरीदी, केवल कुर्सी खरीदी, या फिर केवल कुर्सी खरीदी और केवल मेज खरीदी। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। तो आगे व्यापारी, जो कि व्यवसाय है, पर अधिकतम धनराशि यहाँ पर 50,000 है। तो उसके पास जो भी निवेश राशि है वो यहाँ पर 50,000 दी गई है। तो उसके पास निवेश करने का व्यवरोध है। तो यहाँ पे जो भी उसका व्यवरोध है वह उसका 50,000 है। व्यवरोध होते हैं जो कि आपको किसी भी चीज करने में बाधक बने। तो वह 50,000 से खर्च नहीं कर सकता, या उसका काम में बाधक है। और व्यवसायी के पास केवल अधिकतम वस्तु यहाँ पर 60 को रखने के लिए स्थान का भी व्यवरोध है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि जो आपके काम को कठिन करे या फिर आपके काम में बाधक बने, वह यहाँ पे
व्यवरोध कहलाता है। तो यहाँ पे वह अधिकतम वस्तु जो कि 60 है, तो वह 60 वस्तुओं से ज़्यादा नहीं रख सकता, तो यह उसका व्यवरोध है। चलिए, तो गणित रूप में हम गणितीय रूप में देखते हैं कि 2500 एक्स, तो 2500 एक्स जोड़ 500 वाई जो अपनी 50 से अधिक कम होना चाहिए, या इसका निवेश व्यवरोध है। तो ये आप सोच रहे होंगे ये कैसे आ गया, तो इसे मैं समझाता हूँ चलो। तो यहाँ पर देखिए, मेज की लागत अपनी कितनी थी 2500, और एक कुर्सी की लागत थी अपनी 500। यहाँ पर हमने मेजों को माना x और कुर्सियों को y माना था। तो हम मेज कितनी खरीदी, मान लो हमने मेज x खरीदी और कुर्सी y खरीदी, तो कितने रुपए की मेज आएंगी, तो 2500 गुणा x। जब हम ये करेंगे तभी अपने को पता चलेगा कितनी मेज आई हैं, कितने रुपए की मेज आई हैं। और जब उन्हें जोड़ेंगे 500 गुणा y, मतलब कितने रुपए की कुर्सियां आई हैं। तो इन दोनों का जोड़ 50 से ऐसे कम होना चाहिए, क्योंकि यह उसका निवेश व्यवरोध है। व्यवरोध है। तो यह एक आ गया है अपना, इसको अपन मतलब सिंपल कर लेंगे, मतलब पूरे को 500 से अगर भाग दे देंगे, पूरे व्यवरोध को अगर 500 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर बचेगा 2500 को 500 से भाग दोगे तो आपको 5x जोड़ 1y, मतलब एक को अब नहीं लिखते हैं, तो 5x जोड़ y, जो कि अपना आगे देखेंगे तो 100 से कम होना चाहिए। 100 से कम या फिर 100 के बराबर हो सकता है, क्योंकि वह 50,000 से ज्यादा नहीं खर्च कर सकते है, उसकी लागत है। और दूसरा, उसने x कुर्सी खरीदी थी और बाई में नहीं, x मेज खरीदी थी और बाई कुर्सी खरीदी थी। n जोड़ का जोड़ 60 से, और या 60 से बराबर या फिर 60 से कम होना चाहिए। तो यहाँ तक चलिए ठीक है। तो यह भी अपना एक व्यवरोध है। तो व्यवसाय इस प्रकार से निवेश करना चाहता है, उसका लाभ जेड। तो यहाँ पर उन दोनों से जो भी लाभ निकलेगा, मेज को बेचने से, कुर्सी को बेचने से, या फिर दोनों को बेचने से, जो भी लाभ निकलेगा उसको उसने जेड माना, और उसे वह अधिकतम करना चाहता है, और जिसे एक्स और वाई के फलन से निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। जो कि जेड अपना कितना होगा, एक्स और वाई के फलन है जेड, यहाँ पे ध्यान रखना। जेड होगा अपना 250 एक्स जोड़ 75 बाई। तो इसे आपको बताता हूँ कैसे आया। तो एक्स यहाँ पे अपनी थी मेजों की संख्या, और बाई यहाँ पर अपनी थी कुर्सियों की संख्या। तो यहाँ पर आपने देखा था कि एक मेज बेच कर वह 250 रुपये का लाभ कमाता है, एक कुर्सी बेच कर वह 75 रुपये का लाभ कमाता है। तो मान लो उसने एक्स मेज बेची थी और बाई कुर्सी बेची थी, तो लाभ कैसे निकलेगा, तो मेजों से जो भी लाभ कमाया गया है वह उसको 250 से गुणा करेगा। कितनी मेज खरीदी उसको 250 से गुणा करेगा, तो उसको पता चल जाएगा मेज बेचने से उसको कितना लाभ मिला। और कुर्सियों से कितना लाभ कमाया, तो बाई उसकी कुर्सी है, तो 75 से जब उस बाई का गुणा करेगा, तो उसको पता चलेगा कि कुर्सियों से उसने कितना लाभ कमाया है। और जब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो उसे पता चलेगा कि उसका जो भी समग्र लाभ है वो जेड है। ठीक है, हमें जो भी फलन दिया गया है एक्स और बाई के रूप में, उसे हमें अधिकतम करना है। तो समस्या का गणितीय रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, गणितीय रूप में इसे परिवर्तित हम कर चुके हैं, जो कि अपना z बराबर 250 x जोड़ 75 बाई, इसे हमें अधिकतम करना है। यहाँ पे व्यवरोध हो वे हमारे निम्नलिखित हैं, जो कि है 5x जोड़ बाई, जो कि अपने 100 या 100 से कम है, ये दोनों अपन ने यहाँ पे निकाले थे व्यवरोध। तो और दूसरा अपना निकला था x प्लस वाई, जो कि अपनी 60 से कम होने चाहिए या 60 के बराबर होनी चाहिए। और तीसरी अपनी है जो अपने सबसे पहले देखे थे कि x और y, जो कि मेज और कुर्सियों की संख्या है, वो 0 है हो सकते हैं या फिर 0 से बड़े हो सकते हैं, पर 0 से कम नहीं हो सकते। तो यहाँ पे x 0 या 0 से बराबर होना चाहिए, और y 0 या 0 के बराबर होना चाहिए, या 0 से बड़े होने चाहिए। तो इसलिए हमें रैखिक फलन z का अधिकतम करना है, तभी स्थिरता चरों वाली रेखक असीमिकाओं के रूप कुछ विशिष्ट स्थितियों का व्यवरोध व्यक्त किए गए हैं। तो यह सिंपल है कि व्यवरोध व्यवरोध जो भी व्यक्त किए गए हैं उनको ध्यान में रखना है। तो आपने देखिए क्या होगा कि चर वाली रेखिक असीमिकाओं के रूप में कुछ विशेष स्थितियों का व्यवरोध
व्यक्त किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे एक रेखिक प्रोग्रामिंग की समस्या है, आपको पता ही होगा। अब इसमें भाई जितनी आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, इसे बताते हैं। जो कि x और y जैसे कुछ अनेक चरों के एक रैखिक फलन z, जो कि अपना उद्देश्य फलन कहलाता है। तो आप जो भी देखिए, जो भी चीज को अपन को अधिकतम करना है वह अपना उद्देश्य फलन कहलाता है, और अपन को उसी पे अधिकतम करने पर ध्यान देना है। यहाँ पर हम अधिकतम भी प्राप्त कर सकते हैं और न्यूनतम भी प्राप्त करते हैं, यही अपनी रैखिक प्रोग्रामन का फायदा है। तो हमें यह ज्ञात करना है। तो और आगे देखते हैं, तो आगे यहाँ पर कोई काम की चीज नहीं है, तो चलिए आगे स्लाइड पर आते हैं। तो जहाँ पर हमारा उद्देश्य फलन जो भी दिया गया है, उद्देश्य फलन अपना दिया गया है z बराबर 250x प्लस 75y। तो उद्देश्य फलन का क्या रूप होता है? तो रूप होता है ax जोड़ by। तो इसमें a की जगह पे अपना आ गया है 250, b की जगह पे आ गया है 75। तो ये हमारा उद्देश्य फलन के रूप में है। तो a और b यहाँ पर अचर हैं, मतलब कोई भी अचर कोई भी संख्या हो सकती है, जिनका हमें अधिकतम या फिर न्यूनतम प्राप्त करना है। तो एक रैखिक उद्देश्य फलन कहलाता है। तो उद्देश्य फलन का हमें अधिकतम या फिर न्यूनतम प्राप्त करना है। ठीक है, लेकिन अब वो अपन को पता होना चाहिए कि अपन को अधिकतम प्राप्त करना है या न्यूनतम प्राप्त करना है। यहाँ पर अपना लाभ है जो कि व्यापारी को होने वाला है, तो अपन को वो अधिकतम ही प्राप्त करना होगा। तो व्यय बदो एक ऐसी रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के चरों पर रैखिक आसमीकाओं या समीकरण या प्रतिबंध व्यवरोध कहलाते हैं। तो ये सबसे सरल ये होगा, जो कि बता दिया था कि x 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होना चाहिए, और y भी 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होने चाहिए। तो इष्टतम सुसंगत समस्याएं निश्चित व्यवरोधों के अधीन असीमिकाओं के समुच्चय द्वारा निर्धारित समस्या के चरों या दो चर x और y में रैखिक फलन को अधिकतम या फिर न्यूनतम करें, इष्टतम सुसंगत समस्याएं कहलाती हैं। तो ये अपन देख लिया कि सुसंगत समस्याएं, जिसे हम रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याएं भी कहते हैं, जहाँ पर अपना अपन को एक उद्देश्य फलन निकालना होता है किसी भी समस्या से, जो कि इस समस्या में अपना निकल के आया है z बराबर 250x प्लस 75y। तो अपन को ये उद्देश्य फलन प्राप्त करना है, जो भी अपने को समस्या दिया गई है उसमें उद्देश्य फलन प्राप्त कर लिया। उसके बाद आगे की प्रक्रिया काफी सरल है, जो कि अपन आगे आने वाले भागों में पढ़ेंगे। तो इष्टतम सुसंगत समस्याएं कहलाती हैं, यहाँ पे देख लिया। रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या एक विशिष्ट प्रकार की इष्टतम सुसंगत समस्या है। ये देख लिया आपने, कैसी समस्या है, हमको क्या अधिकतम या फिर क्या न्यूनतम प्राप्त करना है। तो सुसंगत समस्या व्यापारी द्वारा मेजों तथा कुर्सियों की खरीद में प्रयुक्त एक इष्टतम सुसंगत समस्या तथा रैखिक प्रोग्रामन की समस्या का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर जो भी अपना उदाहरण दिया गया है, इसमें अपन को प्राप्त करना है अधिकतम या फिर न्यूनतम, लेकिन यहाँ पर अपन मैंने बता ही दिया है कि व्यापारी का अगर लाभ है तो लाभ हमेशा अपन अधिकतम ही प्राप्त करेंगे। कौन ही कम लाभ कमाना चाहेगा, सब अधिकतम लाभ ही कमाना चाहेंगे। तो चलिए, तो आज हमने क्या पढ़ा? तो आज हमने पढ़ा वही समस्या का गणितीय सूत्रकरण कैसे करते हैं। तो यहाँ पर ये अपने को समस्या दी गई थी, जो कि अभी अपन आगे भी प्रयोग करने वाले हैं, क्योंकि ये काफी असल जिंदगी पे बेस्ड एक समस्या है। तो यहाँ पे एक व्यापारी के बारे में दिया गया है, जो कि कुर्सियों का व्यवसाय करता है। उसके पास निवेश राशि भी दी गई है, और कितनी वस्तुओं के लिए स्थान है ये भी दी गई है। यह उसके व्यवरोध है। ठीक है, यहाँ पर उसको कुर्सी कितनी खरीदने पे कितने की लागत आती है, और मेज कितनी खरीदने पे कितने की लागत आती है, इनसे अपन प्राप्त करेंगे व्यवरोध। ठीक है, व्यवरोध का भी अपने में जो भी समस्या है उसमें प्रयोग होगा, जिससे अपन अपने फाइनल आंसर निकालेंगे कि उसको कितनी कुर्सी या फिर कितनी मेजें खरीदना चाहिए ताकि उसका लाभ अधिकतम हो। तो यहाँ पर मेज बेच कर 250 और कुर्सी बेच कर 75 रुपये कमा सकता है। इससे अपन पता करेंगे अपना उद्देश्य फलन, क्योंकि उद्देश्य फलन जो कि है अपने को लाभ ही अधिकतम करना है, तो लाभ पता करेंगे तो उसको अधिकतम करेंगे। देखिए प्रोग्रामिंग समस्या जहाँ पे ये जो भी मेथड है इसकी मदद से अपन उसे अधिकतम करेंगे, और देखिए प्रोग्रामिंग समस्या की से पता करेंगे कि उसको अधिकतम लाभ कितना प्राप्त होने वाला है। तो ठीक है,
यहाँ पर हमने उसे एक्स और वाई माना, जो कि सिंपल अपन मैथ्स में ऐसे ही करते हैं, ताकि अपने को कुछ इक्वेशंस मिल जाए, अपन उन्हें सॉल्व करके आंसर निकाल सकें। तो यहाँ पर ये काफी सरल है, और उद्देश्य फलन भी आपको पता चल गया होगा कैसे निकालते हैं, और व्यय अवरोध भी कैसे पता चल गए होंगे कैसे निकालते हैं, जो कि 3-4 होते ही होते हैं, जिनसे अपन व्यय अवरोध से ही अपन निकालते हैं कि उद्देश्य फलन अधिकतम होना चाहिए। व्यय अवरोध के अंदर ही होने चाहिए, इसकी सीमाओं के अंदर। व्यय अवरोध आप समझ सकते हैं कि कोई अपन को सीमा दी गई है कि इस सीमा के ऊपर अपन को नहीं जाना है, इस सीमा के अंदर ही रहना है, अपन को उद्देश्य फलन को अधिकतम करना है। तो आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल करने की आलेख विधि। तो आलेखीय विधि आपने देखा होगा ग्राफ पेपर, तो वहीं के ग्राफ पेपर की मदद से अपन सबसे सरल तरीके से निकालेंगे कि अपन रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल कैसे करते हैं। इसे हम ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये सब आपको समझ में आया होगा, और मैं चाहूंगा कि आप अपने साथ एक कॉपी लेकर बैठें, जिससे आपको जो भी बिंदु या फिर जो भी पॉइंट आपको महत्वपूर्ण लगे वो आप अपनी कॉपी में लिख सकें, और आपको बार बार पूरी वीडियो देखने का कोई समस्या ना हो। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।